ये जो उड़ रहा है ना, ये दिस इज एक्चुअली नॉट जस्ट अ फाइटर प्लेन, दिस इज अ सिस्टम इन इटसेल्फ। ऐसी बात नहीं है कि दोनों देशों में अचानक इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। इफ द एयर चीफ हैज लॉस्ट फेथ, देन हु एल्स इज देयर टू हैव फेथ? और कौन फेथ करेगा यार? आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है दोस्तों। हमें अभी प्लेन्स चाहिए, हमें खतरा आज है। अगर अगले 5 साल के बाद पाकिस्तान के पास 3-4 स्क्वाड्रन हो गए तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं। व्हेन यू गेट दैट इंजन कैपेबिलिटी, व्हेन यू गेट दैट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट विल हेल्प यू पुश योर 6th जनरेशन ड्रीम्स। दैट इज द ओनली वे यू कैन कैच अप। आपको खतरा चाइना से है। आप ये कह रहे हो कि एमका हमारा जो है वो 15-20 साल के बाद इफेक्टिव होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। आज का जो वीडियो है दोस्तों वो कल के वीडियो का कंटिन्यूएशन है। कल यानी कि सैटरडे को मैंने आपको कुछ बताया था इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के बारे में, लेकिन दोस्तों आपको आज एक और बहुत जरूरी मैं बात बताऊंगा और प्रूव करूंगा। टेक्निकलिटीज, कैपेबिलिटीज, दीज आर इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे भी कई चीजें और ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि भारत या कोई भी देश जब इंपोर्ट करता है कोई प्लेटफॉर्म तो कौन सा प्लेटफॉर्म लेता है। इसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों। सिर्फ ये नहीं कि इसमें ये कैपेबिलिटी है तो इसमें ये कैपेबिलिटी तो फिर इस ले लो क्योंकि हमारे लिए बेहतर है। नो, मिलिट्री प्रोडक्ट्स के डिसीजन ऐसे नहीं होते, खासतौर से जब बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स होते हैं। चलिए आज का वीडियो Su-57 और F-35 के नाम। आपको पता है ये रशियन है और ये यूएस है, ये सब आपको पता है। दोनों जो हैं दे आर 5th जनरेशन। और दोस्तों 5th जनरेशन और 4th जनरेशन में सबसे बड़ा जो फर्क है, ऑब्वियसली देयर आर अदर थिंग्स, देयर इज एवियोनिक्स, देयर इज द इलेक्ट्रॉनिक्स, देयर इज सॉफ्टवेयर, सो मेनी थिंग्स, लेकिन 4-5 चीजें हैं जो बिल्कुल अलग हैं 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के बीच में। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वो है स्टेल्थ, यानी कि रडार के ऊपर जब वो दिखेगा तो सिग्नेचर उसका कितना छोटा दिखेगा। पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स इनविजिबिलिटी, अदृश्य हो जाए कोई चीज हवा में उड़ रही हो, रडार को पता ही ना लगे। ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन आज से 10-15 साल के बाद ऐसा भी होगा कि रडार पकड़ नहीं पाएगा, एयरक्राफ्ट आया और चला गया, रडार को पता ही नहीं लगा, क्योंकि उसी तरफ लोग जा रहे हैं। चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूं इन दोनों एयरक्राफ्ट्स के बारे में। दोस्तों ये Su-57E है और इसके बारे में कहते हैं प्रोस्पेक्टिव मल्टी रोल फाइटर इज डिजाइन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ कॉम्बैट टास्क्स व्हाइल ऑपरेटिंग अगेंस्ट एरियल, ग्राउंड एंड सरफेस टारगेट्स डे एंड नाइट विद द यूज ऑफ अप टू डेट प्रोग्रेसिव गाइडेड एंड अनगाइडेड वेपनरी। गाइडेड वेपनरी वो है जो टारगेट आपका पेंट हो जाता है या टारगेट पर लॉक ऑन करती है और वहीं पे जाकर ठक से लग जाती है। अनगाइडेड होते हैं जैसे बॉम्ब्स। आपको पता है कि जनरली आप एक एरिया के ऊपर उड़ रहे हैं और आपने बटन दबाया, बेखुदा बॉम्ब गिरा। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि इसमें ये भी सलाहियत है। दिस इज ऑल्सो कैपेबिलिटी। इट इज अनगाइडेड वेपनरी and guided weaponry. It could also be the guns that they have. There is a huge variety of arsenal that is available on a fighter aircraft. The fighter is equipped with the most advanced avionics suite, armament and self-defense complexes. Self-defense यानी कि जब इसके ऊपर प्रहार होता है तभी क्या करता है, जैसे आपने देखा होगा शैफ, वो बटन दबाता है तो काफी पीछे से वो शैफ निकलता है, तो वहां पे जो भी मिसाइल जो है यू नो दैट एयर डिफेंस की जो मिसाइल है जो इनके पीछे पड़ जाती है, फिर उसको किस तरीके से मिसगाइड करके वो एक्सप्लोड हो जाती है। और भी 10 चीजें हैं इसके अंदर। तो ये एक काफी कॉम्प्लेक्स फाइटर है, रशियन फाइटर है ये। और एडवांस इंटेलिजेंट सपोर्ट ऑफ द फाइटर एंड हाई लेवल ऑफ ऑटोमेशन इंश्योर इफेक्टिव पायलटिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द होल रेंज ऑफ कॉम्बैट टास्क विथ वन पायलट। एक जमाना ऐसा था कि हर चीज पायलट को करनी पड़ती थी। आज ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स दोस्तों इतने शार्प हो गए, इतने बेहतरीन हो गए हैं कि एक्चुअली दे टेल द पायलट कि ये करो। एक जमाना था जब पायलट को पता ही नहीं चलता था कि क्या हो रहा है। अगर उसने देख लिया, अगर उसके नेविगेटर ने देख लिया तो देख लिया, नहीं देखा तो थैंक यू। आज ऐसा नहीं है। टुडे अ प्लेन इज अवेयर। मैं बात सिर्फ प्लेन के रडार की नहीं कर रहा दोस्तों, मैं उसके आर्मामेंट्स, एवियोनिक्स की बात ही नहीं कर रहा। जनरली इट इज अ सिस्टम। ये जो उड़ रहा है ना, ये This is actually not just a fighter plane. This is a system in itself. ये आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं।
दोस्तों ये F-35 है, इसके बारे में कहा गया है कि F-35 स्ट्रेंथन्स नेशनल सिक्योरिटी, एनहांसेस ग्लोबल पार्टनरशिप्स एंड पावर्स इकोनॉमिक ग्रोथ। अब जाहिर सी बात है, अमेरिकन प्लेटफॉर्म है तो दे विल ऑल्सो टॉक अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। रशियन प्लेटफॉर्म ऐसा कुछ नहीं कहता। जब रशियन प्लेटफॉर्म्स के बारे में उसकी कंपनी लिखती है वेबसाइट में, या कोई भी ऐसी वेबसाइट समझाती है, दे टॉक अबाउट वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटीज ओनली। अमेरिकन प्लेटफॉर्म है 10 चीजें के बारे में बात करेगा। एज द मोस्ट लीथल, सर्वाइवेबल एंड कनेक्टेड फाइटर जेट इन द वर्ल्ड, द F-35 गिव्स पायलट्स द क्रिटिकल एडवांटेज अगेंस्ट एनी एडवर्सरी, एनेबलिंग देम टू एग्जीक्यूट देयर मिशन एंड कम होम सेफ। यह भी एक पूरा का पूरा उड़ता हुआ सिस्टम है दोस्तों। इट कैन कनेक्ट विद अदर एयरक्राफ्ट, इट कैन कंट्रोल, इट कैन सेंड बैक इमेजेस, इट कैन सेंड बैक वीडियोस। एक पायलट अवेयर है इसके अंदर, एक बैटलफील्ड अवेयरनेस एयरक्राफ्ट देता है, कहता है लीथल भी है, सर्वाइवेबल भी है और कनेक्टेड भी है। ये कनेक्टेड यानी कि सारा ग्राउंड से, एयर से, हर जगह से कनेक्टेड है, सर्वाइवेबल है। इन केस ऑफ एन अटैक, दिस इज अ सर्वाइवेबल एयरक्राफ्ट। इट नोज कि व्हाट शुड बी द रिएक्शन टू अ सर्टेन एक्शन टेकन बाय द एनिमी। तो इन सब के बारे में ये अब मैंने आपको ये 2 चार्ट्स दिखा दी हैं। एक में Su-57E फेलॉन जिसको कहते हैं, फेलॉन ने अपने बारे में क्या बोला है और F-35 ने अपने बारे में क्या बोला। ये तो एक छोटी सी बात है ना, दिस इज व्हाट दे से। ये तो अपनी वेबसाइट में जो कहते हैं कि हमारी ये कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन आपको ये हैरानी होगी सुन के, और आप में से जो जियोपॉलिटिक्स फॉलो कर रहे हैं, राइट, आपको ये सुन के हैरानी होगी कि ऐसा भी होता है। आप लोग फॉलो कर रहे हैं जियोपॉलिटिक्स फिर भी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। फाइटर प्लेन्स को छोड़िए, 2 मिनट के लिए, सिर्फ 2 मिनट के लिए ऑयल के बारे में बात करते हैं। भारत किससे तेल खरीद रहा है, किस रेट पे खरीद रहा है, इसके बारे में बाद में डिस्कशन होता है। भारत किससे तेल खरीद रहा है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स चलती वैसे है। अब ट्रंप कहता है ड्रिल ड्रिल ड्रिल, ये ट्रंप का कहना है, ड्रिल 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 बेबी ड्रिल। उसने एक नारा दे दिया, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास बहुत ज्यादा तेल और गैस है। दे हैव फिनोमिनल रिजर्वॉयर्स ऑफ ऑयल एंड गैस, और ये चाहता है कि ड्रिल करे और दुनिया को भी। तो इससे होगा क्या दोस्तों? इससे ये होगा कि जब डिमांड एक है और सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई तो ऑयल प्राइसेस गिर जाएंगे। दूसरी चीज, फॉरेन एक्सचेंज अमेरिका के अंदर आएगा। अमेरिका एक नेट एक्सपोर्टर, आज की तारीख में अमेरिका इज नोन एज एन इंपोर्टर। अमेरिकन खरीदते हैं, तभी तो ट्रंप टैरिफ के बारे में बातचीत करता है लंबी चौड़ी कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, ये मेरा मार्केट है, मैंने मार्केट पकड़ के रखा है, अगर तुम्हें हमारे मार्केट में बेचना है तो तुम्हें इतना टैक्स। ये गुंडागर्दी है ट्रंप की। फिर क्या होगा कि जब अमेरिका बेचेगा ऑयल एंड गैस तो दुनिया में प्राइसेस गिरेंगे, ऐसा लोगों का मानना है। भारत क्यों खरीदेगा अमेरिका से? अगर $1-8 ऊपर नीचे हो तो बात समझ में आती है। भारत इसलिए खरीदेगा क्योंकि भारत चाहता है कि अमेरिका के साथ उसके रिश्ते और बेहतर हो। अमेरिका भारत पे सैंक्शंस की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है यार ये भी खरीद लो हमसे, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, और ट्रंप बड़े प्यार मोहब्बत से बात कर रहा है, सैंक्शंस की बात नहीं कर रहा। क्यों? ऐसी बात नहीं है कि दोनों देशों में अचानक इतनी मोहब्बत क्यों हो गई, दोनों को एक दूसरे से फायदा है। ये इकोनॉमिक फायदा है, जियोपॉलिटिकल फायदा है और स्ट्रेटेजिक फायदा है। जैसे हम लोग, अब देखना, मैं आपको आज बता रहा हूं, हम लोग यूएस से तेल खरीदेंगे अगले 1-2 साल में, आप देख लेना। इंडिया विल बाय ऑयल फ्रॉम द यूएस, डेफिनेटली इंडिया इज गोइंग टू बाय ऑयल एंड गैस फ्रॉम द यूएस। यानी कि आज जो हमारी गैस ज्यादातर कतर से आती थी, अब कतर से भी आएगी और यूएस से भी आएगी। अब दोस्तों ये चार्ट देखिए जो मैंने आपके लिए बनाई है, ये F-35 है दोस्तों। लॉकहीड मार्टिन इसको बनाता है। इसकी यूनिट कॉस्ट जो है, यानी कि एक हवाई जहाज की जो कॉस्ट है, वो 80 से लेकर 110 मिलियन के बीच की है। अच्छा, ये ऐसा नहीं जैसे हम लोग जाते हैं ना, चिप्स का पैकेट 20 रुपए का, ये ऐसे नहीं होता मामला। अक्सर लोग कहते हैं साहब राफेल जब खरीदा था तो हमें जो कॉस्ट बताई थी वो तो इतनी बताई थी, खरीदते वक्त इतनी ज्यादा कैसे हो गई? वो होगी, वो ये खरीदोगे इसमें भी होगी, ये खरीदोगे इसमें भी होगी। उन्होंने आपको एक बेस मॉडल दे दी, ठीक है, बेस मॉडल दे दिया उन्होंने, कॉस्ट आपको बता दिया कि जनाब ये बेस मॉडल है। अब आप बोलेंगे कि मुझे हवाई जहाज चलाना कहां पे है? सुनिए, अब आप बोलेंगे मैं ये चाहता हूं हवाई जहाज उड़ कितनी भी ऊंचा जाए ना, 40, 50, 60,000 फीट अबव सी लेवल, ठीक है। कैन एनी ऑफ दीज एयरक्राफ्ट, मैं आपको ये मना नहीं कर रहा कि नहीं कर सकते कि कर सकते हैं, मैं उसको कमेंट नहीं कर रहा। हाउ मेनी ऑफ देम विल बी एबल टू टेक ऑफ फ्रॉम 14,000 फीट? हवाई जहाज का टेक ऑफ करना, द एबिलिटी ऑफ एन एयरक्राफ्ट टू टेक ऑफ फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, नॉट फ्लाई,
फ्लाई तो आपका पैसेंजर एयरलाइन भी फ्लाई कर लेती है 30-40 पे, 30-40 हजार पे जो फ्लाइट आप लोगे दिल्ली टू मुंबई वो भी फ्लाई करती है, लेकिन वो टेक ऑफ दिल्ली से करती है, वो टेक ऑफ मुंबई से करती है। डू दीज फाइटर जेट्स हैव द कैपेबिलिटी ऑफ टेकिंग ऑफ फ्रॉम 14, 15, 16,000 फीट अबव सी लेवल? ये एक बहुत बड़ी बात है। आपको पता है अपाची हेलीकॉप्टर गनशिप के बारे में आपने सुना होगा, बहुत शानदार, बहुत शानदार, नो डाउट अबाउट इट। Apache cannot perform the operations that the Indian Army requires at high altitudes. Therefore, Indian Army had to tell HAL कि भाई साहब प्लीज प्रचंड बनाओ। आज की तारीख में प्रचंड उड़ता है उस हाइट में। Apache सक्सेसफुल ज्यादा नहीं है वहां पे, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं उड़ सकता। आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग इट इज नॉट एज सक्सेसफुल। पूरे वेट, पूरा सब कुछ लेके वहां से टेक ऑफ करना, इट्स वेरी डिफिकल्ट एट हाई ऑल्टीट्यूड। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये F-35 लाइटनिंग 2 है, लॉकहीड मार्टिन ने डेवलप करी है, ये हमने आपको बताया था। लॉकहीड मार्टिन सिंगल इंजन, सिंगल सीट, स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर। सिंगल इंजन है, सिंगल सीट, स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर, डिजाइन फॉर एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। और इसके वेरिएंट्स हैं, 35A है कन्वेंशनल टेक ऑफ, यानी कि यूएस एयरफोर्स का जैसे लंबी हवाई पट्टी उसमें आता है ऐसे करके फट से टेक्स ऑफ लाइक एनी अदर एयरक्राफ्ट, दैट इज कन्वेंशनल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। F-35B शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग, यानी कि छोटे पट्टी से, उसको पूरा किलोमीटर भर का नहीं चाहिए, शॉर्ट पट्टी से टेक ऑफ कर जाएगा। और वर्टिकल लैंडिंग आपने देखा होगा किस तरीके से ये इसके नीचे जो ये एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर उसके नीचे होगा तो ऐसे सीधा ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह नीचे आ जाता है। दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड कैरियर बेस्ड वेरिएंट है, ये किस तरीके से आता है, जहाज पे रोका जाता है, उसमें भी कई सारे मॉडिफिकेशंस हैं। तो ये F-35C है, राइट। अब अमेरिका चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, चाहता क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया आप ले लो, ही सिंग वे वर्किंग टुवर्ड्स सेलिंग इंडिया दी F-35। अच्छा, F-35 दुनिया का एक टॉप प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। F-35 जैसा कोई जहाज नहीं है पूरी दुनिया में, यह भी सच है, ये सच है। 5th जनरेशन फाइटर्स में ऐसा कोई जहाज नहीं है। लोग F-22 की बात करते हैं, लेकिन F-22 का प्रोडक्शन बंद हो गया और F-22 अमेरिका किसी को नहीं बेचता। अब उसका प्रोडक्शन ही बंद हो गया तो खेल ही खत्म। देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट F-22, लेट्स टॉक अबाउट F-35 ओनली। ठीक है जी। अब F-35 की हम बात करें तो हम ये कह रहे हैं कि साहब ये अमेरिका भारत को बेचना चाहता है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या इसका जो इंटीग्रेशन है हमारे रेडार्स के साथ, हमारी एयर डिफेंस इक्विपमेंट के साथ, हमारे एयर एसेट्स के साथ, क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, राइट। आप छोटी सी बात है, आपने देखा होगा आपके हाथ में एक एप्पल फोन है, मैं आपको बड़ा बेसिक टाइप का एग्जांपल, इट डज नॉट फिट बट समझाने के लिए बता रहा हूं। एप्पल फोन है, एंड्रॉइड फोन है, उसकी सॉफ्टवेयर ही अलग है, उसकी सॉफ्टवेयर ही अलग है। यू सी, आप वो रेप्लिकेट नहीं कर सकते इस फोन में। एप्पल टू एप्पल अगर आपको रेप्लिकेट करना है तो 2 मिनट में आपने एप्पल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, खट से यहां से इंफॉर्मेशन वहां शिफ्ट हुई। इट्स डिफिकल्ट इफ यू आर ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। और उस सिस्टम को एक बैटलफील्ड की तरह से या एक वॉर फाइटिंग के तरीके से, ऑपरेशनल तरीके से उसको इंटीग्रेट करना, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। ये प्रॉब्लम इसमें है। इसके अलावा टॉप स्पीड इसकी मार्क 1.6 है, दैट इज 1.6 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड। कॉम्बैट रेंज 1500 किलोमीटर, यानी कि एक उड़ता है ये 1500 किलोमीटर ये ट्रैवल कर सकता है, यानी पाकिस्तान पूरा पार कर सकता है ये। एडवांस स्टेल्थ फीचर्स, रिड्यूस रडार विजिबिलिटी। जाहिर सी बात है 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है तो रिड्यूसेस रडार विजिबिलिटी, उसका एक क्राइटेरिया है 5th जनरेशन होने का। जो बेसिक मोटा क्राइटेरिया यही है कि रडार क्रॉस सेक्शन या सिग्नेचर कम आता है इसमें। Equipped with sophisticated avionics and sensor systems for enhanced situational awareness। ये किसके लिए है? ये सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सिचुएशनल अवेयरनेस है एनहांस्ड, ये पायलट के लिए है। यानी कि पायलट को पूरे बैटलफील्ड के बारे में पता है, पूरा आसपास क्या हो रहा है, कई 100 किलोमीटर तक द पायलट इज एब्सोल्युटली अवेयर। नथिंग इज अ सरप्राइज फॉर दिस पायलट, ही नोज एवरीथिंग, राइट। अब दोस्तों हम आते हैं Su-57E पे। ये रशियन है, रोसोबोर्नो एक्सपोर्ट, रशियन डिफेंस एक्सपोर्ट इसका नाम है। ये रशियन वर्ड है। दिस इज द कंपनी दैट ओन्स, मैन्युफैक्चर्स एंड हैज डिजाइन दी Su-57E। ये यूनिट कॉस्ट 40 से 50 मिलियन डॉलर की बात करते हैं। अब दोस्तों आप ना इन कॉस्ट में कंफ्यूज मत होना। आप 2 मिनट के लिए ना इनको अलग अलग रखो। आप जैसा मैंने बोला चिप्स का पैकेट नहीं है ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें क्या होता है, 2-3 चीजें हैं। एक तो
ये आप ऐसा नहीं कि आपने 40 मिलियन इंटू 18 आपने करा और आपने बोला कि 18 की एक स्क्वाड्रन है, लो भैया पैसे जरा एक स्क्वाड्रन दे दो। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट। माना कि ये 40 मिलियन है, 40 मिलियन के पास जब आप इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट्स इसमें डालेंगे तो ये इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स इनसे बोलेगी कि अच्छा ठीक है, हम आपसे आपका जहाज खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, ये खरीद रहे हैं, जो भी खरीद रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स बोलेगी हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि जो आपको चाहिए आपके ऑपरेशंस के लिए वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, यू गॉट अ लवली प्लेन, इट फ्लाइज वेरी वेल, राइट, बट दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ कमर्शियल प्लेन। व्हाई डू वी रिक्वायर दिस एयरक्राफ्ट, व्हाई डू वी रिक्वायर दिस प्लेटफॉर्म? तो हम बोलेंगे हमें ये भी डाल के दो। हम क्यों बोलेंगे ऐसा, हमें डाल के दो? हम क्यों बोलेंगे ऐसा? क्योंकि हमें पता है कि J20 की कैपेबिलिटीज क्या है जो चाइना के पास है। पाकिस्तान को मारो गोली, इट इज इररिलेवेंट, इट डजंट मैटर। आपको पता है कि J20 की कैपेबिलिटीज क्या है, आपको पता है चाइनीज के पास क्या है। आप रशियंस को यह बोलेंगे कि हमें एक बेहतर प्लेटफॉर्म दो जो कि चाइनीज से जब टकराए तो उनको ठोक दे, और उसके लिए चाहिए पैसा। फिर 40 के प्लेटफॉर्म में बोलेगा 5 ये, 10 ये, 15 ये, 20 ये बढ़ते 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 इसकी कॉस्ट डबल हो जाएगी। यही राफेल के साथ हुआ था। लोग बोल रहे थे ना, अरे आप तो वो MMRCA की बात कर रहे थे लोग, कि आप तो कह रहे थे कि 126 होगा, फिर 114 होगा, उसमें सिर्फ 36 आए, पैसा उतना ही। ओ भाई, वैसे ही होता है, वैसे ही होता है। जब भी आप फाइटर एयरक्राफ्ट लोगे वैसे ही होगा। मुझे किसी सज्जन ने ईमेल भी लिखी थी, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, माय अपॉलॉजीज टू यू। उन्होंने भी यही पूछा था कि सर ऐसा हो कैसे गया। तो जिन्होंने मुझे ईमेल लिखी थी, अगर आप ये देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं आपको ये बता दूं कि ऐसे ही हो गया। अब इसमें इंडिया बोलेगा कि हमें इस टाइप की वेपनरी चाहिए, जो आपके पास है वो नहीं चाहिए, हमें दूसरी लगा के दो, हमें ये वाला रडार चाहिए, क्योंकि हमारी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ही हैं। एनीवे, तो ये है डेवलप्ड बाय सुखोई। सुखोई 30 ऑलरेडी हमारे पास है, आपको पता ही है, वी ऑलरेडी यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म। It's a twin engine 5th generation stealth fighter designed for air superiority and strike missions against aerial and ground targets। यानी कि अगर आप देखें, डिजाइन फॉर एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक्स एंड इंटेलिजेंस गैदरिंग। इनके रोल में थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये ट्विन इंजन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है। ये सिंगल इंजन है, ये ट्विन इंजन है। इसमें 2 इंजन है, इसमें सिर्फ 1 इंजन है। टॉप स्पीड मार्क 2, इसकी टॉप स्पीड 1.6, यानी कि दिस एयरक्राफ्ट इज फास्टर। कॉम्बैट रेंज 1900, इसका कॉम्बैट रेंज 1500 है, यानी कि 400 किलोमीटर ज्यादा ये Su-57 ही उड़ सकता है। एडवांस एवियोनिक्स, हाई मैन्यूवरेबिलिटी एंड स्टेल्थ कैपेबिलिटीज, कैन कैरी अ वैरायटी ऑफ वेपन्स इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है जी, ये तो हो गई स्टोरी दोस्तों इन दोनों जहाजों की। एक ब्रीफ कंपैरिजन मैंने कॉस्ट का कर दिया। ये भी अगर आप मानो कि आप 80 मिलियन पे ले रहे हो, लोअर वैल्यू पकड़ लेते हैं, क्योंकि हमने भी यहां पे लोअर वैल्यू पकड़ी थी। यहां पे लोअर वैल्यू आप पकड़ लो 80 की, 110 की मत पकड़ो, 80 की। आपको क्या लगता है 80 का मिल जाएगा? जब इंडिया बोलेगा कि हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, यही 80 150 हो जाएगा। और फिर लोग बोलेंगे अरे इसमें क्या कोई घोटाला है, क्या कोई घपला है, 80 बोला था 150। अभी तो एयरक्राफ्ट आएगा, जब आएगा इंडियन एयरफोर्स उसको स्टडी करेगी और इंडियन एयरफोर्स उसमें 25 रिक्वायरमेंट बताएगी। बिकॉज व्हेन अ पायलट गोज अप एट दैट पॉइंट इन टाइम, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उस पायलट की, इंडियन एयरफोर्स के पायलट की, वो इंडियन एयरफोर्स की टीम बताएगी इनको या इनको, जो भी डिसाइड करते हैं। ठीक है, एंड देन दैट इज हाउ दैट डिसीजन विल बी टेकन एंड दैट डिसीजन विल बी मेड। अब दोस्तों, व्हाट इंडिया मस्ट डू, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, राइट? और मुझे पता है कि ये लोग हम लोग नहीं करेंगे कभी, लेकिन ये मेरा खुद का एनालिसिस है जो मुझे ऐसा लगता है। नंबर 1, जब भी हम कोई मेजर मिलिट्री प्लेटफॉर्म खरीदते हैं, मैं सिर्फ ये राइफल और इसकी बात नहीं कर रहा, छोटी मोटी चीजें, मेजर मिलिट्री प्लेटफॉर्म जब खरीदते हैं तो नंबर 1 जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस होते हैं। ये रिश्ते बनाने का एक तरीका है। आप ये मत सोचिए अमेरिका से हम तेल खरीदेंगे तो गाड़ी में जाएगा, गाड़ी चलेगी, वो आपके मेरा कंसर्न है। ठीक है, मोदी जी सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि अगर मैं अमेरिका से गैस खरीदूंगा तो अमेरिका को पैसे दूंगा। अमेरिका भारत के लिए और क्या कर सकता है? हम आपसे गैस लेंगे, हम आपसे ऑयल लेंगे, इतने अरबों की। आप एक काम करो, आप टेस्ला को बोलो कि भारत में कार बनाए। ये मैं एक आइडिया दे रहा हूं आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा होने वाला है, मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं। लेवरेज होता है ये एक लेवरेज होता है। जैसे ही अमेरिका ने बोला ड्रिल बेबी ड्रिल, और यहां पे मोदी जी ने बोला ठीक है, आज से हम इतने अरब का हर साल तेल अमेरिका से, हमें तेल चाहिए, हमें तो गैस चाहिए, कतर से आए कहीं से आए, सानू की, अपने को तो चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्ट में फर्क पड़ जाएगा बिकॉज अमेरिका इज फार अवे, तो ट्रांसपोर्टेशन और इंश्योरेंस ये सब बढ़ जाता है, लेकिन दोज आर मैनेजेबल थिंग्स, होता है, लोग खरीदते हैं।
ठीक है। अब मेरा कहने का यह मतलब है कि जियोपॉलिटिकल जो कंसिडरेशंस होते हैं ना, वो क्या है, जैसे मैंने बताया टेस्ला, एलोन मस्क मना कर रहा है, एलोन मस्क मना कर रहा है, वो कह रहा है कि आप चाइना में बनाया वो खरीदो, अमेरिका में बनाया वो खरीदो, इंडिया में नहीं बनाऊंगा। इंडिया कह रहा है इंडिया में बनाओ। अब एलोन मस्क, क्योंकि ही इज अ पार्टनर फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, भारत डील करेगा, भारत कहेगा इतने अरब काम हर साल आपसे तेल और गैस लेंगे, ठीक है, हम आपके क्लाइंट बन गए। अब आप एक काम करो, अब एलोन मस्क से बोलो मेक इन इंडिया, आप कंपनियों को बोलो चाबी लगाओ, बोलो मेक इन इंडिया, हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमें पैसा दो। तो ये बिजनेस डीलिंग हो गई, ये जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस हो गए। कि आपको एक और चीज पता है कि अगर मिडिल ईस्ट में कुछ हाहाकार हो गया कल, और मिडिल ईस्ट से आपका ऑयल एंड गैस नहीं आ पाया, कुछ हो गया प्रॉब्लम, तो आपके पास अमेरिका भी है, जहां से आपका एक दूसरा सोर्स आ रहा है, तो अमेरिका से आप अपना बढ़ा सकते हो, ठीक है। कहीं और से प्रॉब्लम हो गई, आपने रशिया से ले लिया, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। दूसरी चीज, व्हेन यू इंपोर्ट अ प्लेटफॉर्म यू आल्सो इंपोर्ट इट्स डॉक्ट्रिन। ये ध्यान रखिएगा, कभी कोई सीनियर फौजी आपसे मिलेगा, आप बैठिएगा, उनसे बात करिएगा, कहना सर आप मुझे समझाओ ये क्या स्टोरी है। जब आप कोई प्लेटफॉर्म लेते हो ना, कोई भी प्लेटफॉर्म लेते हो बहुत बड़ा, राइट, आप वो डॉक्ट्रीन भी वहां से इंपोर्ट करते हो, और वो जो थिंकिंग है, वो जो कॉन्सेप्ट है, वो उसके साथ आता है। बिकॉज दैट एयरक्राफ्ट और दैट प्लेटफॉर्म इज मेड अराउंड अ डॉक्ट्रीन, इट इज नॉट मेड इन आइसोलेशन। जो भी आपको बोल रहा है कि कोई वेपन सिस्टम या वेपन प्लेटफॉर्म, खासतौर से बड़ा वाला, वो आइसोलेशन में बन रहा है, आइसोलेशन, वो आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। इट इज नेवर मेड इन आइसोलेशन। अच्छा, ये मेरी चीजें हैं जो मैं बता रहा हूं आपको। देखो, ट्रंप ने ऑफर कर लिया, आपका जो एएमसीए है, अब एएमसीए को 15 से लेकर 20 साल, ये जो मैं नीचे बताने वाला हूं ना, ये चीज, ये इस पे मेरा लॉजिक बेस्ड है। 15 से लेकर 20 साल आपको लगने हैं आपके एएमसीए के, जब पहली स्क्वाड्रन आएगी। अभी तो 4-5 साल लगेंगे प्रोटोटाइप दिखाने एयरफोर्स में, फिर एयरफोर्स बोलेगा नहीं ये नहीं ठीक, ये ठीक, ये नहीं ठीक, ये ठीक। आप समझ रहे हैं? आपका तेजस, एयरफोर्स चीफ ने क्या बोला था आपको? एयरफोर्स चीफ ने आपको यह बोला था कि 40 साल में 40 तेजस नहीं आए हमारे पास, 40 साल में 40 तेजस आपके पास नहीं आए। तेजस आप दे नहीं पा रहे 40, आपको चाहिए 5th जनरेशन, आप कह रहे हो अभी दे दो। हाउ इज इट पॉसिबल? पैसा आपके पास है, क्या उसका इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी है आपके पास? नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, रशिया आपको कह रहा है कि हम कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी कर देंगे। SU-57E की कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, सब कुछ कर देंगे। तो ये डील, इट्स अ स्वीट डील, नॉट टू बी इग्नोर्ड। लेकिन ट्रंप की बात को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रंप पीछे पड़ गया, खरीदो खरीदो खरीदो। तो स्ट्राइकर की डील होगी शायद, शायद जेवलिन की डील होगी शायद, उसी तरीके से क्या F-35 की डील होगी? मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है जी। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप 3-4 स्क्वाड्रन अगर आपको खरीदनी है, 2 या 3 जो भी आपको खरीदनी है, एक सिंगल स्क्वाड्रन तो आप लोगे नहीं, आप इसकी खरीदो, ठीक है। फिर किस तरीके से इंटीग्रेट करना आप ये सोचते रहना, राइट। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ, इट्स नॉट एन इजी टास्क। कैन इट बी डन? ऑफ कोर्स इट कैन बी डन, ऑफ कोर्स इट कैन बी डन, बट इट्स लाइक इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। SU-57E ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी आपको दे रहा है, आपको 8-10 जितनी स्क्वाड्रन खरीदनी आप खरीदो। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इनकी 10 स्क्वाड्रन आने में 10-15 साल लग जाएंगे, 10 साल लग जाएंगे। एक 10 स्क्वाड्रन का नाम ऐसे ही लिख दिया मैंने, एक नंबर, ठीक है। दिस नंबर इज हाइपोथेटिकल इन नेचर। आप उसको ये मत सोचना कि पीठ पीछे कोई डील है, कोई डील नहीं है ऐसी, लेकिन ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। आपकी जो आज की तारीख में जो 32 स्क्वाड्रन्स हैं आपके पास, 31-32 स्क्वाड्रन्स हैं ऑपरेशनल, उसमें से कई सारी ढह जाएंगी अभी कुछ सालों के अंदर। वो जो 31 का फिगर है ना, या 32 का फिगर है, वो 25 का रह जाएगा कुछ सालों के बाद। और फिर आप क्या करोगे? वो 25 का रह जाना है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। आपकी स्क्वाड्रन आपकी पुरानी हो जाएंगी, क्योंकि नए जहाज आप ला नहीं रहे। आपने पिछली बार नए जहाज कौन से लाए थे? आप 2 स्क्वाड्रन राफेल के लाए थे, एक अंबाला में, एक हाशीमारा में, 2 ही तो स्क्वाड्रन थी आपकी। तो अब आपको यह देखना है कि व्हाट इज योर नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप मैं ये कह रहा हूं कि आप इनकी स्क्वाड्रन्स लो और राफेल आप खरीदो 4th जनरेशन के लिए, 4.5 जनरेशन के लिए। आप राफेल का ऑर्डर फ्रांस को दो, मेक इन इंडिया, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, साफरान का इंजन वो लोग वैसे ही देने को तैयार है, आप लाइए यहां पे, मैन्युफैक्चर करिए अपने राफेल जेट्स, और HAL को होना हुआ प्राइवेटाइज करिए। आपने जैसे एयर इंडिया प्राइवेटाइज करा, एयर इंडिया प्राइवेटाइज इज द सेम कॉन्सेप्ट। अब ये मत सोचना कि साहब ये तो फाइटर प्लेन है, ये वो है, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, कोई टेक्नोलॉजी नहीं यार, नथिंग, ठीक है, नथिंग। प्राइवेटाइज कोई भी इंडियन है, जो भी कंपनी है, मैं किसी खास एक कंपनी का नाम नहीं लूंगा, यू प्राइवेटाइज HAL।
आप इसको प्राइवेटाइज करो, आप बोलोगे ठीक है इंडियन है, इंडियन कंट्रोल्ड है, ऑर्डर बुक इनकी 200 की पड़ी हुई है यार। यू मस्ट, आई फेल्ट सो बैड यार, आई फेल्ट सो बैड दैट डे। एयर चीफ वाज सिटिंग इन द कॉकपिट यार। एयर चीफ कहता है आई हैव लॉस्ट फेथ। इफ द एयर चीफ हैज लॉस्ट फेथ देन हु एल्स इज देयर टू हैव फेथ? और कौन फेथ करेगा यार? आप बना किसके लिए रहे हो? आप एयरफोर्स के लिए बना रहे हो ना। एयर चीफ सेज मुझे फेथ नहीं है, और बोलो। तो आई थिंक इट इज हाई टाइम यू प्राइवेटाइज हेल को। प्राइवेट जो बंदा है वही कर पाएगा। बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे पास, टाटा है, कितनी है हमारे, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, टाटा क्योंकि इट्स द बिगेस्ट जो मैं जानता हूं। ये जो 42 ऑथराइज स्क्वाड्रन्स हैं जो हम इंडियन एयरफोर्स को कहते हैं, यू नीड टू टेक अ रीलुक एट दिस। एंड आई थिंक जो भी है वहां पे थिंक टैंक है, दे नीड टू टेक अ रीलुक एट दिस यार। जो हमारा मानना है ना कि 42 स्क्वाड्रन्स हैं, 42, ये कब, कितने दशक पहले ये 42 स्क्वाड्रन्स का फॉर्मूला निकाला था। नाउ इट्स हाई टाइम यार, इट्स हाई टाइम। आपको एक क्लियर बताना पड़ेगा कि भाई आर रिक्वायरमेंट इज नॉट 42, इट इज 55, इट इज 60, इट इज 65। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसी हाइपोथेटिकल बातें कर रहा हूं। लेकिन है क्या, लेटेस्ट फिगर्स क्या हैं? जब ये फिगर निकाला गया था 42 का, एट दैट टाइम चाइना वाज नॉट एग्रेसिव। चाइना चुपचाप बैठा हुआ था, पाकिस्तान चू चू पू कर रहा था, दैट्स इट। अब पाकिस्तान चुप बैठ गया, यहां पे चाइना खड़ा हो गया। आप समझ रहे हैं? गलवान हो गया। पूरा का पूरा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सेटअप है वो बिल्कुल खत्म हो गया। यानी कि व्हेन आई से खत्म हो गया, इसका मतलब कि आपने जो 4-5 उनके साथ डील साइन करी थी, चाइना के साथ अग्रीमेंट साइन करी थी, चाइना फाड़ दी। आज आप फिर उनके साथ डील साइन कर रहे हैं, कल वो फिर फाड़ देगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, यू हैव टू कीप योर पाउडर ड्राई। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग रीलुक एट 42। आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है दोस्तों, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है आत्मनिर्भर भारत। इट्स नॉट कि कल हो जाएगा आत्मनिर्भर। और सरकार ने जान लगा दी है इसके पीछे और बहुत अच्छा काम करा। आई कमेंड द गवर्नमेंट, आई कमेंड द डिफेंस मिनिस्टर, वेरी वेल डन सर, शानदार। लेकिन ये तो ना थोड़ी सी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। हमें अभी प्लेन्स चाहिए, हमें खतरा आज है। 15 साल के बाद क्या होगा नोबडी नोज। इसलिए और स्क्रैप एमका, आई एम टेलिंग यू, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज है जो मैं कह रहा हूं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो आप ना फंड 6th जनरेशन प्रोग्राम, ये जो आपने बोला ना कि 5th जनरेशन हम करेंगे एमका का, यार एक बात बताओ, चाइना ने दुनिया के सामने प्रोटोटाइप दिखा दिया 6th जनरेशन का। आपको खतरा चाइना से है, राइट? आपको खतरा चाइना से है। आप ये कह रहे हो कि एमका हमारा जो है वो 15-20 साल के बाद इफेक्टिव होगा। 15-20 साल के बाद वो 7th या 8th जनरेशन पे जा चुका होगा, तब आपका पहला स्क्वाड्रन निकलेगा धीरे धीरे 5th जनरेशन का। भाई साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं, प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट। आप मेरा कॉन्टेक्स्ट समझिएगा। हो सकता है मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, बात की बात है। मेरा कॉन्टेक्स्ट समझिए। कॉन्टेक्स्ट मेरा यही है, परिपेक्ष यही है कि साहब आपके एमका में खुद हेल जो एमका डिजाइन कर रहे हैं लोग, ये खुद कह रहे हैं कि इसमें 15-20 साल लगेंगे। मेरे वर्ड्स नहीं है। दे देमसेल्व्स आर सेइंग दैट दे विल टेक 15-20 इयर्स टू रोल आउट द फर्स्ट स्क्वाड्रन। 4 से लेकर 5 साल सिर्फ एक प्रोटोटाइप एयरफोर्स को दिखाने के लिए, फिर उसमें 10 साल का रगड़ा, फिर प्रोडक्शन। तो तब तक अगर आपका मेन थ्रेट चाइना है, यहां पे तो चाइना पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर्स दे रहा है भाई। अगर अगले 5 साल के बाद पाकिस्तान के पास 3-4 स्क्वाड्रन हो गए तो आपके पास तो कुछ है ही नहीं। आपके पास कुछ है ही नहीं। आपको अभी चाहिए वो चीज। अब दोस्तों जो एमका के बारे में बात करते हैं, एमका का जो टोटल दिया हुआ है वो है 15,000 करोड़ का। 15,000 करोड़ इज अराउंड $2 बिलियन, गिव और टेक। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत कम है। व्हाट वी शुड डू इज, अब ये, क्योंकि जब तक आप देखिए, आपको 5th जनरेशन चाहिए, 20 साल के बाद 7th जनरेशन, 6th जनरेशन भी लोग कहेंगे आप बन गए, आप 7th पे काम करो। आप मेरा कॉन्सेप्ट समझ गए। अब मैं कह रहा हूं कि ये एमका जो है, एमका को डायरेक्टली इंडिया शुड नाउ जंप अ जनरेशन, गो डायरेक्टली टू 6th जनरेशन, फंड इट रिचली। 4-5 अरब डॉलर जितने चाहिए भाई, ये लो पैसा। क्रिएट अ कोर ग्रुप, क्रिएट अ ग्रुप दैट डायरेक्टली रिपोर्ट्स टू पीएमओ। बस मैं बता रहा हूं इनको, वे तभी चाबी लगेगी, तभी एक टांग पे खड़े होकर रात को काम करेंगे, वरना नहीं होने वाला है। रिपोर्ट टू पीएमओ, चाबी लगाओ इनकी और इनसे बोलो कि वर्क टुवर्ड्स द 6th जनरेशन फाइटर जेट। 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी जब आपको कंप्लीट ट्रांसफर हो जाएगा 5th जनरेशन का, जो कि रशियंस आपको प्रॉमिस कर चुके हैं, ऑल यू नीड टू डू इज गिव देम अ बिग ऑर्डर। व्हेन यू गेट दैट इंजन कैपेबिलिटी, व्हेन यू गेट दैट कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, इट विल हेल्प यू पुश योर 6th जनरेशन ड्रीम्स। दैट इज द ओनली वे यू कैन कैच अप।
क्या आप इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम 5th जनरेशन फाइटर जेट अपना बना सकते हो? 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बना लोगे। लेकिन टाइमलाइन जब आपकी होगी ना 15-20 साल, फिर 15-20 साल के बाद आपका 5th जनरेशन निकलेगा, देन मे बी चाइना के साथ जो डिस्पैरिटी है वो और बड़ी हो जाएगी, जो एसिमेट्री है वो और बड़ी हो जाएगी, फिर इट विल नॉट मेक एनी मोर सेंस एट दैट पॉइंट इन टाइम। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था, मैंने सोचा आपको विस्तार में बता दूं स्टोरी क्या है इस पूरे दोनों प्लेटफॉर्म की, चाहे F-35 की बात करो या Su-57E के बारे में आप बात करो। तो इंडिया क्या करेगा? मुझे लगता है इंडिया को दोनों के दोनों प्लेटफॉर्म्स लेने चाहिए, क्योंकि लाइक आई सेड, जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस, यू इंपोर्टेंस डॉक्ट्रिन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, तीनों के तहत मुझे ऐसा लगता है कि वन मस्ट टेक बोथ प्लेटफॉर्म्स, बट अलग अलग नंबर्स में। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।